हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या फिजिक्स। इसमें आज हम लोग पी का बाउंड्री कंडीशन देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग आपको फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, डी वेक्टर और पोलराइजेशन निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फील्ड्स पे पूरा लेक्चर था हम लोग का, कैसे फील्ड डिटरमाइन करते हैं। हम लोग को फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है और उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन और डी वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो वो सारा हम लोगों ने किया था। आज हम लोग को पी का बाउंड्री कंडीशन करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि आगे जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड चार्जेस। अभी तो हम लोग फील्ड का डिटर्मिनेशन देख लिया कि फील्ड कैसे डिटरमाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अब अगला जो चीज़ पढ़ना है वो है कि बाउंड चार्ज कैसे डिटरमाइन करते हैं। बाउंड चार्ज डिटरमाइन करने का मतलब है कि बाउंड चार्ज का सरफेस डेंसिटी, बाउंड चार्ज का वॉल्यूम डेंसिटी, ये सब कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो आगे हम लोग को स्टडी करना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग पी का बाउंड्री कंडीशन पढ़ें, क्योंकि पी का बाउंड्री कंडीशन को यूज करके ही हम लोग किसी भी दो डाइलेक्ट्रिक के इंटरफेस पे हम लोग बाउंड चार्ज निकालते हैं। वॉल्यूम डेंसिटी तो हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ जो गॉस लॉ पोलराइजेशन उससे निकालेंगे, लेकिन सरफेस डेंसिटी निकालने में इसका जरूरत पड़ेगा आपको। तो इसलिए बाउंड्री कंडीशन ऑफ पी देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग अप्लाई करेंगे टू डिटरमाइन द सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज एट द इंटरफेस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं या सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, टीएफआर जस्ट का तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन वो लोग भी जो फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, फिजिक्स उनके ग्रेजुएशन में है, वो सब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईएफएस, वो सब भी बेनिफिटेड हो सकते हैं इस चैनल से, बिकॉज वहाँ भी हायर फिजिक्स पूछता है। इवन वो लोग जो हायर फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई कोर्स परसू नहीं कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, वो लोग भी इस चैनल को हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो चैनल इज न्यू, सो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो यू कैन टेल अदर्स आल्सो टू ज्वाइन इट। ओके, तो आज हम लोग बाउंड्री कंडीशन ऑफ पी देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसको यूज करके हम लोग सरफेस डेंसिटी या बाउंड चार्ज निकालेंगे। तो पहले हम लोग बाउंड्री कंडीशन ऑफ पी आपको हम बताते हैं क्या है बाउंड्री कंडीशन ऑफ पी। सपोज करो दो डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है आपको, यू आर गिवन टू डाइलेक्ट्रिक, यू आर गिवन टू डाइलेक्ट्रिक। एक डाइलेक्ट्रिक ये है मान लो, सपोज करो, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक अलग कलर से ले लेते हैं। दिस इज द सेकेंड डाइलेक्ट्रिक, और ये दोनों डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये दोनों डाइलेक्ट्रिक मिलके दे आर फॉर्मिंग इंटरफेस। इंटरफेस मतलब बाउंड्री, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री होता है ना, तो वैसे ही बाउंड्री फॉर्म कर रहा है। ऐसे ठीक है, एक रेड कलर से डाइलेक्ट्रिक है और दूसरा येलो कलर वाला डाइलेक्ट्रिक है। दो डाइलेक्ट्रिक है एंड दे आर फॉर्मिंग ए इंटरफेस, दे आर फॉर्मिंग ए इंटरफेस। ठीक है, एंड नाउ सपोज बोथ द डाइलेक्ट्रिक आर पोलराइज्ड, दोनों डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड है। Suppose this is your E2 and सॉरी E तो नहीं लेना ना, P लेना है हम लोग को। पोलराइजेशन का हम लोग को बाउंड्री कंडीशन निकालना है। दिस इज P2 and so this is P1, right? This is P2 and this is P1. This is your dielectric number 2. This is dielectric number 1. अब एक चीज समझो, डाइलेक्ट्रिक नंबर 2 किसको बोलते हैं और डाइलेक्ट्रिक नंबर 1 किसको बोलते हैं। देखो, जिधर से फील्ड इंसिडेंट हो रहा है इंटरफेस पे, ये देखो दो डाइलेक्ट्रिक है, एक एप्सिलॉन R2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक है और एक डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन R1 जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो डाइलेक्ट्रिक। दो डाइलेक्ट्रिक है, एक मान लो वुड है, दूसरा पेपर है, या एक प्लास्टिक है, दूसरा पेपर है, ऐसे ले सकते हो आप। और दोनों डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस फॉर्म कर रहा है, दे आर फॉर्मिंग इंटरफेस, मतलब एक दूसरे के साथ चिपका हुआ बाउंड्री शेयर कर रहा है, दे हैव ए बाउंड्री। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो ये एक बुक है इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स, उनका ये दोनों बुक मैंने लिखा है, एक लीनियर अलजेब्रा की किताब है।
अब ये क्या हुआ, अच्छा ये तो लेकिन सेम पेपर का हो गया, अलग अलग मटेरियल का मान लो है, ये मान लो लकड़ी का है और ये पेपर का है, ये दोनों ऐसे इंटरफेस फॉर्म कर दिया, दे आर फॉर्मिंग इंटरफेस लाइक दिस, दे आर फॉर्मिंग ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, ये अलग मटेरियल का सपोज करो, ये अलग मटेरियल का है, सो दे फॉर्मिंग इंटरफेस, ये इंटरफेस फॉर्म कर दिया। अब दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको एक्सपोज कर दिए, पुट इट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों डायरेक्टली पोलराइज हो जाएगा एंड दैट विल गिव राइज टू पोलराइजेशन P1 एंड P2। अब सेकेंड डाइलेक्ट्रिक कौन सा लेंगे और फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक कौन सा लेंगे, उसमें भी एक कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं, जिधर से पोलराइजेशन फील्ड इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक नंबर 1 लेते हैं, जिधर से पोलराइजेशन फील्ड इंसिडेंट हो रहा है उसको हम लोग लेते हैं डाइलेक्ट्रिक नंबर 1, और जहां से इंटरफेस से फील्ड इंटर कर रहा है जिस डाइलेक्ट्रिक में उसको हम लेते हैं डाइलेक्ट्रिक नंबर 2। फिर से बता दें, जिधर से फील्ड इंसिडेंट हो रहा है उसको लेते हैं डाइलेक्ट्रिक नंबर 1, और जिधर इंटरफेस से फील्ड घुस रहा है जिसमें उसको लेते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक नंबर 2। ये कन्वेंशन लोग फॉलो करेंगे, और इस कन्वेंशन को फॉलो करते हुए जो P का बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन ऑफ P इज गिवन बाय P2n minus P1n equal to sigma B. What is P2n? P2n is component of P normal to interface in the second dielectric. P1n is component of P normal to the interface in the first dielectric, and sigma B is surface density of bound charges appearing at the interface of टू डाइलेक्ट्रिक्स। ये देखो बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या करता है? बाउंड्री कंडीशन बेसिकली जो पोलराइजेशन फील्ड है दोनों डाइलेक्ट्रिक में उसको नियर द इंटरफेस जो वैल्यूज उनके हैं उनको कोरिलेट करता है। नियर द इंटरफेस जो P1 का वैल्यू है और जो P2 का वैल्यू है, P1 और P2 का वैल्यू जो नियर द इंटरफेस है उसको ये कोरिलेट करता है। जो बाउंड्री कंडीशन है इट कोरिलेट्स द फील्ड, पोलराइजेशन फील्ड नियर द इंटरफेस। नियर द इंटरफेस जो P का वैल्यू फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक में है और P का वैल्यू जो सेकंड डाइलेक्ट्रिक में है उनको कोरिलेट करता है। मतलब ये जो फील्ड दिया हुआ ना P1n और P2n, दे आर द वैल्यूज। P2n जो है नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ द पोलराइजेशन जस्ट अबव द इंटरफेस। इंटरफेस के जस्ट सेकेंड डाइलेक्ट्रिक में इंटरफेस के जस्ट अबव जो वैल्यू है उसका नॉर्मल कॉम्पोनेंट, और P1 जो इंटरफेस के जस्ट नीचे है फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक में उसके नॉर्मल कॉम्पोनेंट को कोरिलेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये P2 का बहुत दूर, P2 का जो वैल्यू इधर है सेकेंड डाइलेक्ट्रिक और P1 का बहुत अंदर जो वैल्यू है उनको कोरिलेट कर, नहीं, नियर द इंटरफेस जो वैल्यूज है ना उनको सिर्फ कोरिलेट करता है। नियर द इंटरफेस, इस इंटरफेस के नियर जो वैल्यू है P1 और P2 का उसको ये कोरिलेट करता है। इट कोरिलेट्स द वैल्यूज ऑफ P, द वैल्यूज ऑफ पोलराइजेशन नियर द इंटरफेस इन बोथ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो P2n क्या है? P2n इज कॉम्पोनेंट ऑफ P नॉर्मल टू इंटरफेस इन द सेकेंड डाइलेक्ट्रिक। मान लो ये एंगल सपोज को θ2 है
this is theta 1, then in that case your P2n will be P2 cos theta 2 and P1n will be this. P1n क्या है? Component of P normal to interface in the first dielectric. Component of P normal to interface in the first dielectric. P1 cos theta 1. ठीक है? P1 cos theta 1. Okay? और सिग्मा B क्या है? सिग्मा B is basically surface density of bound charge appearing at the interface. ये समझो जरा सा. Surface density of the bound charge appearing at the interface. मतलब ये कहने का कोशिश कर रहा है कि अगर दो डाइलेक्ट्रिक को इंटरफेस फॉर्म कर रहा है, उनको पोलराइज करोगे तो बाउंड चार्ज अपने आप इंटरफेस पे अपीयर हो जाएगा. इट विल अपीयर as a result of the polarization of the two dielectric. It will appear due to difference in the extent of polarization in dielectric number 1 and dielectric number 2. डायरेक्ट्रिक नंबर 1 और डायरेक्ट्रिक नंबर 2 का जो पोलराइजेशन का एक्सटेंट है, उनके डिफरेंस की वजह से ये बाउंड चार्ज अपने आप अपीयर हो जाएगा. इस चीज़ को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे. ठीक है, एक अलग से वीडियो ही बना के आपको बताएंगे कि वाई द बाउंड चार्ज अपीयर एट द इंटरफेस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक when they are forming an interface and they are polarized. अगर दो डायलेक्ट्रिक इंटरफेस फॉर्म कर रहा है, उनको पोलराइज करते हैं, तो क्यों एक सरफेस बाउंड चार्ज अपीयर हो जाता है इंटरफेस पे, इस चीज पे एक डिस्कशन करेंगे. तो इसको अभी आप ओपन क्वेश्चन रखो, कीप इट ए ओपन क्वेश्चन. ठीक है, कि कैसे हम लोग बाउंड चार्ज, क्यों बाउंड चार्ज अपीयर होता है, और वो जो बाउंड चार्ज अपीयर होता है उसका जो सरफेस डेंसिटी है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करे, वो सरफेस डेंसिटी कितना होगा वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. इसका एक सेपरेट डिस्कशन हम लोग रखेंगे आगे चल के. ठीक है, अभी उसका समय नहीं है. अभी पहले ये बाउंड्री कंडीशन प्रूव कर देते हैं, इसको अप्लाई करके सरफेस चार्ज कैसे निकालते हैं बाउंड चार्जेज का, वो पहले पढ़ लेता है. एकदम से अभी सब में घुस जाएंगे तो फिर मतलब अनएंडिंग डिस्कशन हो जाएगा. तो इसको अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्यों बाउंड चार्ज अपीयर होता है एट द इंटरफेस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक. इसमें हम लोग एक अच्छा डिस्कशन रखा जाएगा आधा घंटे का. ठीक है, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे. ठीक है, आगे चल के अभी इसको पहले प्रूफ करते हैं कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आएगा. देखो, कोई भी चीज़ कोई बेसिक लॉ से निकल के आता है. एकदम से तो कुछ बेसिक लॉ तो कम ही है ना, और उससे कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं. तो आप गेस कर सकते हो कहाँ से आ रहा है बाउंड्री कंडीशन, फ्रॉम वेयर दिस बाउंड्री कंडीशन कम्स आउट. बाउंड्री कंडीशन कहाँ से निकल के आ रहा है. Of course, this boundary condition will come from the Gauss law of P vector. ये Gauss law of P vector से आएगा, और कहाँ से आएगा? It will appear from the, it will come from the Gauss law of P vector. It comes from the Gauss law of P vector. वहाँ से निकल के ये आ रहा है. ठीक है, अब कैसे आ रहा है वो भी एक बार देखा ही जाए, है ना, कैसे आ रहा है. ये शायद कॉपी हो जाना चाहिए, ऐसे करने पे नहीं. हाँ, कॉपी का ऑप्शन नहीं. चलो नेक्स्ट पेज पे इसको ड्रॉ ही कर लेंगे. डेरिवेशन करना हम लोग को. वी हैव टू डिराइव. क्या डिराइव कर रहे हैं? बाउंड्री कंडीशन ऑफ पी. दो हमने ले लिया है डाइलेक्ट्रिक, वो इंटरफेस फॉर्म कर रहा है. द टू डाइलेक्ट्रिक आर फॉर्मिंग इंटरफेस. ये सेकेंड डाइलेक्ट्रिक है, ये फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक है. ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज योर P2 and this is P1. अब यहां पे हम लोग को देखना है कि कैसे ये हाउ इट कम्स आउट. ये जो आपका बाउंड्री कंडीशन है P का, हाउ इट कम्स फ्रॉम द गॉस लॉ ऑफ P वेक्टर. हाउ दिस कम्स आउट फ्रॉम द गॉस लॉ ऑफ P वेक्टर, ये हम लोग का सब्जेक्ट मैटर है. यही चीज हम लोग को डिस्कस करना. वी हैव टू सी how this boundary condition comes from the Gauss law of P vector. ठीक है, तो ये देखते हैं थोड़ा
डेरिवेशन देखो कंपटीशन जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन देख लेंगे तो ठीक ही रहेगा, समझ में आएगा कि कैसे आ रहा है। और जो ग्रेजुएशन में है उनके लिए तो जरूरी है कि उनका तो पूछ सकता है हमेशा, जो आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। ओके तो लेक्चर का मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि जैम और नेट वालों को बस टिप्स देना नहीं है, ये काम नहीं करते हम, ठीक है। हाँ आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, ट्रिक्स ही बताएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको बता के आगे बढ़ जाए ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब दिस इज समथिंग विच ये पर्पस है यूट्यूब चैनल बनाने का, द सोल पर्पस की जो सीखे हैं इस दुनिया में आके फिजिक्स ड्यू टू ग्रेस ऑफ गॉड, उसको ऑन रिकॉर्ड डाल दिया जाए ताकि आगे आने वाला जनरेशन जो बच्चे हैं बेनिफिटेड हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें को आता है, सब तमाम लोग हैं, लेकिन ठीक है अपना पार्ट कर रहे हैं, आई एम डूइंग माई पार्ट ऑफ द जॉब, ठीक है। और भी लोग हैं महान लोग कर रहे हैं वो भी काम, ठीक है, बट आई एम डूइंग माई वर्क, वट एवर आई हैव लर्न आई एम पुटिंग ऑन रिकॉर्ड। ओके अच्छा ये कैसे करेंगे, we have to derive this Gauss law of P vector, sorry, boundary condition of P using this. We have to see how this comes up. इसको अप्लाई करना, मैंने आपको बताया था कि P2n और P1n जो है they are the values of polarization in the two dielectric just near the interface. Near the interface के वैल्यूज हैं ये वैल्यूज नियर द इंटरफेस के हैं। तो इसको डिराइव करना है तो यू हैव टू टेक ए गॉसियन पिल बॉक्स, एक गॉसियन पिल बॉक्स लो, you take a Gaussian pillbox. This upper base is S2, this is S1 and the curved surface is S2, S3. एक सिलेंडर टाइप का लो such that surface S1 of the pillbox is just below the interface, S2 is just above the interface, S2 is just above the interface, S1 is just below the interface, S2 is just above the interface and S1 is just below the interface. यानी S3 का जो हाइट है वो बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल है, S1 is just below the interface and S2 is just above the interface. So consider a Gaussian surface as in the form of cylindrical pillbox. Pillbox. Now this S consists of what? The two bases and one curved surface. Two bases and one curved surface. Now, if I find the flux of P, ये क्या हो जाएगा? This is equal to P dot NDS on S1 on S2 plus on S3. ठीक, अब S1 पे आप देखोगे N is what? N is outward drawn normal. N जो है outward drawn normal है, तो अगर S2 पे देखें आप तो this is going to be N outward drawn normal. This is theta 2, so this will also be theta 2. So on S2 what happens? On S2 P dot N is what? P2, P is P2, N cap का मैग्नीट्यूड 1 है, P का मैग्नीट्यूड P2 है और एंगल थीटा 2 है, so it is P2 cos theta 2. On S1, S1 पे क्या है? ये N cap है, तो N cap और P के बीच में क्या एंगल है? उसके लिए दोनों के टेल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, दोनों के टेल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेल्स को अगर ज्वाइन करो, अगर N cap को यहाँ ले लेते हैं, ये एंगल कितना है? ये एंगल आपका थीटा 1 है, तो ये N cap और P के बीच एंगल होगा, N cap और P1 के बीच एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा 1,
आपको बताया था ना कि दो वेक्टर के बीच में अगर निकालना है एंगल तो दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दो, दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दो, तो ये आ जाएगा on S1 P dot n is going to be P1 into cos, or this is this, ठीक है। तो S1 पे आ गया आपका P2, सॉरी गलत लिख दिया ना, S1 पे आ गया माइनस P1 cos थीटा 1, और S2 पे आ गया व्हाट अबाउट S3? आप कहेंगे S3 इज वेरी स्मॉल सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो ये जो रिलेशन है ना ये अप्रॉक्सीमेशन में रहेगा, फिर तो नेग्लेक्ट करके और कहना कि ये जीरो है वो सही चीज़ नहीं है, बिकॉज इन दैट केस जो बाउंड्री कंडीशन है वो इक्वालिटी में ना होकर अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, जबकि वो अप्रॉक्सीमेट नहीं होता, वो इक्वालिटी होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है, ठीक है। तो S3 पे देखो जीरो होगा, लेकिन उसको रीजन आउट करना पड़ेगा हम लोग को। देखिए कैसे रीजन आउट करेंगे। ये P2 है तो यहाँ ड्रा करेंगे तो मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह P2 है, मतलब ये तो पूरे सेकेंड मीडियम में है ना। तो अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे P2 ऐसे ड्रा हो सकता है, यहाँ पे P2 इस तरह से ड्रा हो सकता है। तो अगर मान लो कि हम इस जगह पे ds लेते हैं तो इस जगह पे ds क्या होगा, n कैप इस डायरेक्शन होगा, और ये थीटा 2 है, तो यहाँ पे अगर हम P डॉट n ds लिखें तो क्या आएगा P2, और एंगल क्या हो गया ये पाई बाई टू माइनस थीटा 2, तो P2 cos पाई बाई टू माइनस थीटा 2 दैट इज साइन थीटा 2 इंटू ds। अगर यहाँ पे P डॉट एन ds फ्लक्स का बात करें इस ds के क्लास, यहाँ ds ले लिया है हमने, तो कर्व सरफेस पे अगर यहाँ पे ds लेते हैं तो उसके क्रॉस जो फ्लक्स हो जाएगा ds के क्रॉस P डॉट एन ds विल बी P2 sin थीटा 2 ds, ठीक। अगर ऐसा ही ds फॉर एवरी ds ओवर हियर वी कैन से देयर एग्जिस्ट ds ओवर हियर सच दैट दिस इज योर n कैप, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा 2 है, आए पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा 2, यानी इस ds पे P डॉट एन ds क्या हो जाएगा P इंटू, so that will be minus P2, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं for every ds on this side there exists ds on this side such that the contribution into the flux is equal and opposite. For every ds on this side there exists ds on this side, सेकेंड डायलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। ये जो S3 है आधा सेकेंड डायलेक्ट्रिक में आधा फर्स्ट डायलेक्ट्रिक में है, तो अगर सेकेंड डायलेक्ट्रिक की बात करें तो फॉर एवरी ds on the curved surface on this side there exists ds on the curved surface on this side such that the contribution into the flux is equal and opposite. It means flux of polarization P across the curved surface which is lying in the second dielectric is 0. In the same way, I can say the flux of polarization field P across the curved surface which is lying in the first dielectric will also be 0. Why? See how. जैसे अगर यहाँ पे कोई मान लो हम ds लेते हैं तो आपका P1 क्या है, P1 ये है, n का P हो गया। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज पाई बाई 2 माइनस थीटा 1। तो अगर P डॉट एन ds बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा P1, so this will come as minus P1, sorry माइनस नहीं होगा,
P1 ds. अच्छा, for every ds over here, there is ds over here, and this will be our, sorry, ज़्यादा एक टेढ़ा कर दिया हमने. This is your P1 and n cap is this. तो एंगल कितना हो जाएगा? θ2 प्लस पाई बाई 2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P डॉट एन डी एस विल बी सेम तरीके से हो जाएगा, P1 cos, और दिस विल बी माइनस P1. दैट मीन्स अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस का वो हिस्सा जो फर्स्ट डायरेक्टिंग में लाई कर रहा है उसमें भी देखें तो फॉर एवरी ds over here there exists ds over here such that the contribution of flux is equal, नहीं कहाँ लिख दिया, ये नहीं है, ये contribution of flux is equal and opposite. मतलब इसके क्रॉस फ्लक्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो P1 sin θ1 ds है, तो वैसा ही ds इधर भी लाई करेगा such that the flux will be minus of P1 sin θ ds, minus of P1 sin θ1 ds. मतलब contribution into the flux from this ds and this ds is equal and opposite. तो अगर टोटलिटी में बात करें तो जो गॉसियन सरफेस का हिस्सा जो फर्स्ट डायरेक्टिंग में है उसके अक्रॉस ही फ्लक्स जीरो होगा, यानी द टोटल फ्लक्स अक्रॉस S3 इज गोइंग टू बी जीरो, राइट. दिस इज जीरो. ठीक, अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि S1 is so small that P1 and P2 can be regarded as constant over S1 and S2. ये हो जाएगा P1 cos θ1 प्लस सिलिंड्रिकल पिल बॉक्स लिए हैं तो सरफेस एरिया तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका माइनस ठीक है. और बाउंड चार्ज इनक्लोज्ड क्या आ जाएगा? बाउंड चार्ज इनक्लोज्ड विल बी, क्योंकि P1 जस्ट अबव द इंटरफेस है और P2 जस्ट बिलो द इंटरफेस है, तो जो इनक्लोज करेगा ये जो गॉसियन पिल बॉक्स ये इस इंटरफेस को इनक्लोज करेगा. अब ये S है, ये S है, तो इसका भी एरिया जो होगा S ही होगा. ये क्या हो जाएगा? सिग्मा बी इंटू एस, sigma b into s. Now from the Gauss law P vector, P dot nds is minus of qb. तो क्या आ जाएगा? P2 cos θ2 P1 cos θ1 s equals to minus of sigma b into s. Then from here we simply get P2 cos θ2, ये क्या है? ये है P2n, ये है P1n. So you get the whole statement. तो ये समझ में आ रहा है कैसे हम लोग गॉस लॉ P वेक्टर से बाउंड्री कंडीशन डिराइव करता है, ठीक है. अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कैसे इसको अप्लाई करके हम लोग बाउंड चार्ज का सरफेस डेंसिटी निकालते हैं, कैसे इस बाउंड्री कंडीशन को यूज करके हम लोग बाउंड चार्ज का सरफेस डेंसिटी निकालेंगे. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना. डेरिवेशन ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है समझना, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है. एक अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ भाई ये कहीं से आ रहा है. बेशक डेरिवेशन आप नहीं रिकॉल कर पाए लेकिन आपको आइडिया रहेगा कि हाँ मतलब गॉस लॉ पी वेक्टर से आता है. यही मान लो कभी पूछ दे कि फ्रॉम वेयर द बाउंड्री कंडीशन ऑफ पी कम्स फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम द गॉस लॉ पी वेक्टर. ठीक है, ओके. सो आई विल एंड द वीडियो ओवर हियर. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम लोग इस बाउंड्री कंडीशन को यूज करके हम लोग सरफेस डेंसिटी या बाउंड चार्ज को निकालते हैं. ठीक है, so I'll stop over here.
जो भी लोग IIT जैम, CSIR नेट, गेट, जेस्ट, TIFR या गेट का तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ यू लाइकिंग दिस वीडियोस, डू शेयर द वीडियोस, पुट कमेंट्स आल्सो। ठीक है, जो दिक्कत है उसको भी पुट कीजिए, अगर कोई चीज़ अच्छा लगा उसको भी पुट कीजिए। ठीक है, एंड यू ऑल्सो पुट योर सजेशंस हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस थिंग्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।